नमस्कार। तो आज हम एक वायरल वीडियो का विश्लेषण करने वाले हैं। ये वीडियो एक काल्पनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 के बारे में है और इसका दावा ये है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि ये असल में कोई फिल्म है ही नहीं बल्कि ये बीजेपी का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। तो सवाल ये है कि ऐसा किया कैसे जाता है। वीडियो के मुताबिक इसकी शुरुआत फिल्म के डिस्क्लेमर से ही हो जाती है। वो जो एक लाइन लिखी होती है ना, सच्ची घटनाओं से प्रेरित, उसे एक लीगल चीट कोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका मकसद ही यही है कि सच और कहानी के बीच की जो लकीर है उसे धुंधला कर दिया जाए। इस बात को समझाने के लिए वीडियो एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बोतल हो जिस पे लिखा हो फ्रेश टोमेटो केचप, लेकिन फ्रेश जो है वो सिर्फ ब्रांड का नाम हो, केचप की क्वालिटी नहीं। वीडियो के मुताबिक ठीक इसी तरह ये डिस्क्लेमर भी दर्शकों को ये यकीन दिलाने का एक तरीका है कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो बिल्कुल असली है। तो बात सिर्फ डिस्क्लेमर तक ही नहीं रुकती। वीडियो के मुताबिक फिल्म में कई खास प्रोपेगेंडा तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इनमें से पहली तकनीक पर नजर डालते हैं। इस पहली तकनीक का नाम है इमोशनल प्राइमिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल कहानी सामने रखने से पहले ही दर्शकों के मन में एक खास तरह की भावना, एक इमोशन पैदा कर दिया जाता है ताकि वो कहानी को ज्यादा आसानी से हजम कर सकें। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वीडियो एक और यादगार मिसाल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे पहले किसी को एक तीखी मिर्च खिला दी जाए ताकि उसकी जीभ जलने लगे और फिर उसे मजबूरन वो मिठाई खरीदनी पड़े जो उसे दी जा रही है। वीडियो का तर्क है कि ये फिल्म दर्शकों को इमोशनली तैयार करने के लिए धार्मिक तनाव का इस्तेमाल करती है। अब एक और दिलचस्प तकनीक पर आते हैं। सोचिए, जब किसी का दुश्मन ही उसकी तारीफ करने लगे तो क्या होता है? जाहिर है उस तारीफ पर ज्यादा यकीन होता है। फिल्म में मुख्य विलन को ही प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए दिखाया गया है, जिससे वो तारीफ और भी ज्यादा असरदार और भरोसेमंद लगे। इस तकनीक के असर को समझाने के लिए वीडियो एक बड़ा ही जबरदस्त पॉप कल्चर का उदाहरण देता है। सोचिए, अगर एवेंजर्स में थानोस से कहता कि भाई जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है ना, मेरे हाथ कांपने लगे, तो ये सुनकर हीरो की ताकत पर अपने आप यकीन हो जाता है ना? बस ये तकनीक भी अवचेतन मन पर ठीक ऐसा ही असर करती है। अब आता है विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा। यहाँ वीडियो फिल्म के दावों की तुलना पब्लिक में मौजूद असली डेटा और रिपोर्ट से करता है ताकि सच और फिक्शन को अलग किया जा सके। तो सबसे पहली बड़ी गड़बड़ी दिखती है अमेरिका को लेकर। फिल्म ये कहानी बनाती है कि अमेरिकी सरकार ने मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो के मुताबिक सच तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चुनाव के दिन ही उन्हें फोन पर बधाई दी थी। और तो और अमेरिकी राजदूत तो चुनाव से 3 महीने पहले ही उनसे मुलाकात कर चुके थे। इसके बाद बात आती है नोटबंदी की। फिल्म इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करती है, जिससे पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोका गया। लेकिन वीडियो आरबीआई का डेटा पेश करता है, जिसके हिसाब से उस साल सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट ही पकड़े गए थे। मतलब दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये आंकड़ा 99.3%, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आरबीआई के मुताबिक जितने भी नोट बंद किए गए थे उनमें से लगभग सभी यानी 99.3% वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो जाहिर है ये बात फिल्म के काला धन खत्म करने वाले नैरेटिव पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इसके अलावा वीडियो उस नीति के असल नतीजों पर भी ध्यान दिलाता है, जैसे कि आर्थिक गतिविधि में 3% की गिरावट, एटीएम और बैंक की लाइनों में 80 से ज्यादा मौतें और कैश की भारी किल्लत। ये वो बातें हैं जिन्हें फिल्म ने कथित तौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो फिल्म में नहीं है। वीडियो का तर्क है कि फिल्म जो दिखाती है वो तो अहम है ही, पर जो वो जानबूझकर छिपाती है वो शायद उससे भी ज्यादा असरदार है। मिसाल के तौर पर इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का एक औचक दौरा किया, जो एक दशक में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। और फिर ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला कर दिया। वीडियो का तर्क है कि यह जानकारी फिल्म के सख्त रवैये वाले नैरेटिव से मेल नहीं खाती, इसलिए इसे दिखाया ही नहीं गया। इसी तरह वीडियो ये भी बताता है कि पुलवामा हमला, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, उसे भी फिल्म में नहीं दिखाया गया और ना ही उन 11 खुफिया चेतावनियों का जिक्र है जो हमले से पहले मिली थी।
यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन पर फिल्म का हीरो बेस्ड है, उनकी भूमिका को भी कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया है। और ये सारी बातें हमें वीडियो के सबसे गंभीर आरोप तक ले जाती हैं, वो ये कि फिल्म सिर्फ दूर के इतिहास को ही नहीं बल्कि हाल की उन यादों को भी दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है जिनका हम सब हिस्सा रहे हैं। विश्लेषण में एक सीन पर खास तौर से ध्यान दिया गया है जिसमें गैंगस्टर अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में हुई हत्या को एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है। लेकिन वीडियो यहाँ एक बड़ी विरोधाभास की ओर इशारा करता है। वो इसे कानून व्यवस्था की एक बड़ी विफलता बताता है और इस बात पर जोर देता है कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। तो एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ श्रद्धांजलि। और यहीं पर वीडियो अपने अंतिम तर्क पर पहुंचता है। वो फिल्म की इस पूरी रणनीति को एक खास मनोवैज्ञानिक शब्द का नाम देता है, गैसलाइटिंग। ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का वो तरीका है जो किसी व्यक्ति या समूह को उनकी अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। और आखिर में ये विश्लेषण हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। जब कोई फिल्म किसी की जी हुई याद को ही फिर से लिखने लगे तो फिर सच का मालिक कौन होता है?